we shall already study about ratio. Now today we shall learn about proportions. We shall learn about proportions. Proportion when two ratios are equal to each other. When two ratios are equal to each other, then they are called in proportion. They are called in proportions. जब दो रेशियो आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं. सपोज करो पहला रेशियो A रेशियो B हो, सेकंड C रेशियो D हो. ये फर्स्ट रेशियो ये सेकंड रेशियो. जब ये रेशियो आपस में क्या हो, बराबर हो, इक्वल हो, then they are called in proportions and they are written in the form of A ratio B ratio C ratio D. A ratio B डबल रेशियो C रेशियो D. दिखे ना गाइस, जब दो रेशियोज आपस में क्या हो, इक्वल हो, आपस में इक्वल हो, then they are called in proportion. तब वे क्या कहलाते हैं, proportion में कहलाते हैं और उनको लिखा जाता है A रेशियो B डबल रेशियो C रेशियो D. ठीक है. जैसे मान लो कोई क्वांटिटी हो, ठीक है, जैसे 4 रेशियो 8 एंड 6 रेशियो 12. ठीक है. अब इनको चेक करते हैं ये रेशियो इक्वल है कि नहीं है. ठीक है. तो 4 अपॉन 8 एंड 6 अपॉन 12 6 अपॉन 12 मिलेगा ना. 6 अपॉन 12 1 अपॉन 2 एंड 1 अपॉन 2. ये 1 अपॉन 2 दोनों रेशियो क्या है, आपस में बराबर है. Hence they are called in proportion. ये क्या कहलाते हैं, proportion में कहलाते हैं 4 रेशियो 8 डबल रेशियो 6 रेशियो 12 6 रेशियो 12. क्लियर हो गया. यानी दो रेशियो आप जब आपस में बराबर होती हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, proportion में कहा जाता है. two रेशियो आता है in proportion when they are equal to each other. जब वे एक दूसरे से क्या हो, इक्वल हो. ठीक है. क्लियर हो गया. नाउ वी विल स्टडी टर्म ऑफ proportion. क्या पढ़ना है, टर्म्स ऑफ proportion. टर्म्स ऑफ proportions. If two ratio A and A ratio B and C ratio D are equal to each other, then they are written in the form A ratio B double ratio C ratio D. ऐसे लिख सकते हैं. अब देखो ये तो proportion हो गया. ठीक है. इस proportion में, ठीक है, the quantity which are lying in external area are external direction. यानी जो क्वांटिटी एक्सटर्नल डायरेक्शन में हो या एक्सटर्नल एरिया में हो, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, एक्सटर्नल टर्म. क्या कहलाते हैं, एक्सटर्नल टर्म. एक्सटर्नल टर्म यानी द क्वांटिटी व्हिच आर lying in external area or external directions. ठीक है. The quantity which are lying in external directions or external area are called external term. यानी जो क्वांटिटी बाहर तरफ से लिखे गए हों, ठीक है, बाहर से लिखे गए हों, उसे क्या कहते हैं, एक्सटर्नल टर्म कहते हैं. ठीक है. और जो क्वांटिटी मीन पोजीशन में लिखते हैं, ठीक है, जो क्वांटिटी मीन पोजीशन में लिखे गए हों उनको क्या कहते हैं, मीन टर्म. उनको क्या कहते हैं, मीन टर्म. ठीक है. क्लियर हो गया. यानी इसमें एक्सटर्नल टर्म्स हो जाएंगे A and B, सॉरी A and D, A और D, और मीन टर्म्स हो जाएंगे B and C. मीन टर्म्स हो जाएंगे B and C. क्लियर हो गया. अब एक तो फार्मूला होता है proportions में, एक तो फार्मूला होता है in proportions multiplication of external quantity in proportions multiplication of external term
is equal to multiplication of internal terms. Is equal to multiplication of internal terms. Now, in proportions, we note that multiplication of external term equal to multiplication of internal term. Multiplication of internal term. Multiplication of external term a into d. A into d is equal to multiplication of internal term a into b into c. b into c. ये आपका हो गया terms. ठीक है, आगे समझ में। इसमें देखो एक जो होता है, ठीक है, ये जो होता है फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म्स, बी सेकेंड टर्म्स। यानी क्वेश्चन में आता है, ठीक है, कभी कभी फर्स्ट सेकेंड बार करके कुछ देता है तो उसको क्लियर कर देते हैं। ये हो जाएगा सेकेंड टर्म्स, सी जो हो जाएगा थर्ड टर्म्स, ठीक है, और डी जो हो जाएगा क्लियर हो गया। देखो ए को फर्स्ट, बी को सेकंड, सी को थर्ड, डी को ऐसे ये क्लियर होगा। यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सटर्नल टर्म्स a into d is equal to मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटरनल टर्म b into c। ठीक है, प्रोपोर्शन क्लियर हो गया। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट क्वेश्चन हाउ टू फाइंड अननोन क्वांटिटी। यानी क्वेश्चन के बाद में हम पढ़ेंगे कैसे अननोन क्वांटिटी फाइंड करते हैं। ठीक है, चलो now exercise 13.2 is start exercise 13.2 this is start exercise 13.2 question number 1 said है write the for true and for false। true false चेक करना है कि जो गिवन क्वांटिटी है प्रोपोर्शन में है कि नहीं है, जो गिवन रेशियो है प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। तो कैसे चेक करते हैं, दोनों जो रेशियो मिलकर प्रोपोर्शन बनानी है, जो दो रेशियो मिलकर प्रोपोर्शन बनाई है तो दोनों रेशियो को क्या होना चाहिए, आपस में बराबर। ठीक है, तो एक रेशियो 32, डबल रेशियो 9:36। ठीक है, अब इसको कैसे चेक करना है, करने के लिए 8/, ठीक है ना, 8/32 9/36। ठीक है, 8 वाला 8 से 4 जाए 32, 9 वाला 9 9 4 जाए 36, 1/4 दोनों साइड जैसे साथ इक्वल टू RHS ना, दोनों साइड क्या है, आपस में बराबर है। हेंस द गिवन रेशियो आर इन प्रोपोर्शन। तो रेशियो दी गई है वो किसमें है, प्रोपोर्शन में है। यानी किसी भी प्रोपोर्शन को जब हमको चेक करना है, ठीक है, कि वो जो रेशियो है इक्वल है कि नहीं है, सॉरी किसी भी क्वेश्चन को यदि चेक करना है कि वो जो रेशियो है वो प्रोपोर्शन में है कि नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो रेशियो दी गई हैं उनको चेक करते हैं एक दूसरे के बराबर है कि नहीं है। यदि बराबर है तो प्रोपोर्शन में है, बराबर नहीं है तो प्रोपोर्शन में नहीं है। ठीक है,
Next, determine if the following ratio are in proportion. Determine if the following ratio are in proportion. ये determine हमको करना है कि जो given quantity है वो proportion में है कि नहीं है, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 2. 12 ratio 24 and 15 ratio 13. इसको चेक करना है कि हमको ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं है. सेम कंडीशन क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये दोनों रेशियो आपस में बराबर है कि नहीं है. यदि बराबर हो तो ये प्रोपोर्शन में होगी, बराबर है कि नहीं है प्रोपोर्शन में नहीं है, ठीक है. तो इसको लिख सकते हैं 12/24 and 15/, ठीक है. 2 6 जा 12, 2 2 2 जा 2 3 जा 6, 2 4 2 6 जा 12, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. ये हो गया 1/2 and 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 5 1 जा 5 1 जा 1/2. Here we see that both ratio are equal to each other. दोनों रेशियो क्या है, एक दूसरे के बराबर है, hence they are in proportion. अतः ये दोनों किसमें है, proportion में. क्लियर हो गया. नेक्स्ट रिमेनिंग क्वेश्चन आपको सॉल्व कर जाएगा ऐसे ही सेम क्वेश्चन होगा, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 से है फाइंड x इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन. x को फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है, x को फाइंड करना है. चलो x को फाइंड करना है. देखो क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड x इन द फॉलोइंग, यानी अननोन क्वांटिटी फाइंड करना है. ये बताया था ना. चलो देखो 30 रेशियो x, 30 रेशियो x, डबल रेशियो 65 रेशियो 65 रेशियो 20, 65 रेशियो 20. Here we know that in proportion multiplication of external term is equal to multiplication of internal term, ठीक है. Multiplication of external terms is equal to multiplication of internal terms. Here we write multiplication of external term equal to multiplication of internal term, ठीक है. मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सटर्नल टर्म मींस 13 into 20 equal to x into 65. यही है ना. देखो 13 under 13 25 65 and 20 equal to 5x. then x equal to 20 on 5 and x equal to, ठीक है. अननोन क्वांटिटी का वैल्यू हम क्या फाइंड करेंगे 4. चलो देखो किसी भी क्वेश्चंस में, ठीक है, किसी भी प्रोपोर्शन में जब हमको फाइंड करना हो अननोन क्वांटिटी, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी अप्लाई द फार्मूला मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सटर्नल टर्म इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटरनल टर्म्स. नाउ रिगार्डिंग फार्मूला वी मल्टीप्लाई एक्सटर्नल टर्म्स इन वन साइड एंड इंटरनल टर्म इन अदर साइड, ठीक है. then we calculate first side and second side. Now after we find the value of variable quantity, ठीक है. and at least we find the value of variable quantity x equal to 4. यानी जब भी किसी प्रोपोर्शन में हमको वेरिएबल क्वांटिटी या अननोन क्वांटिटी का वैल्यू फाइंड करते हैं तो सबसे पहले
उसके बाद उस टर्म्स को राइट कर लेते हैं, फिर कैलकुलेट करके वेरिएबल क्वांटिटी और अननोन क्वांटिटी का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। In the same way, you can solve question number 3, B, C and D. Question number 4. Rasmi bought 5 kg of sugar for Rs 50. If she had Rs 500 rupees, how many kilogram of sugar she could have bought? She could have bought. ठीक है, 5 kg of sugar for Rs 50. If she had 500 rupees. If she had 500 rupees. Questions. Listen again. Rasmi bought 5 kg of sugar of 50 rupees. यानी 50 रुपए में 5 kg शुगर खरीदी है, ठीक है। She had, if she had Rs 500 notes. किसने है नोट्स उसके पास 500 नोट्स। हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ शुगर शी पुट, ठीक है। सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस वी हैव द बोर्ड। क्या रहा है 50 रुपीज में 5 kg बाकी है, 50 रुपीज में कितना बाकी है 5 kg। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस नाउ according to questions 5 kg कितने में खरीदी है 50 kg, सॉरी 50 रुपये में खरीदी है, यानी 5। हम जब रेशियो पढ़े थे, स्टार्ट किए थे, तो हम बताए थे कि रेशियो क्या है, कंपेयर करते हैं दो क्वांटिटी की ऑफ सेम यूनिट, यानी सेम यूनिट यानी सेम क्वांटिटी का ही, सेम यूनिट के ही क्वांटिटी का हम लोग क्या करते हैं कंपेयर कर पाते हैं किसमें रेशियो, ठीक है। तो केजी है, ठीक है, तो इसका रेशियो केजी से ही होगा, किलोग्राम से ही होगा, फिर कास्ट का रेशियो कास्ट से ही होगा, अरे समझ रहे हैं। तो 5 रेशियो अब पूछ रहा है कितना केजी, तो x केजी, डबल रेशियो 50 रेशियो, क्लियर हो गया ना। चलो देखो, we know that multiplication of external term is equal to multiplication of internal terms. Now we know that multiplication of x हो जाएगा, एक मिनट, 50x equal to 2500 हो जाएगा, 5.5 हाँ ठीक है, x equal to 2500 अपॉन 50, 0 0 कैंसिल, 5 फैक्टर 50 0, x equal to 50 kg, ठीक है। यानी रश्मि
क्या की थी 50 रुपीज में 5 kg शुगर परचेज की थी और 500 में 50 kg शुगर परचेज। इन दिस वे 13.2 over. Now we shall launch unitary method. यूनिटरी मेथड हम लोग पढ़ेंगे 13.2। यूनिटरी मेथड में देखो क्या करते हैं। सबसे पहले यूनिटरी मेथड में हम लोग सबसे पहले वन थिंग्स का वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। कितने थिंग्स का वैल्यू फाइंड करते हैं? वन थिंग्स का, ठीक है। उसके बाद टोटल वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। जैसे देखो सी क्वेश्चन नंबर 13.3 क्वेश्चन नंबर 1 said that a typist types 70 page in 5 days. A typist types 70 page in 5 days. How many pages can he type in 12 days? How many pages can he type in 12 days? कह रहा है एक जो टाइपिस्ट है, ठीक है, 70 पेज 5 डेज में क्या किया है? टाइप किया है। 5 डेज में 70 पेज तो 1 डे का फाइंड कर लेंगे, ठीक है। और फिर 1 डे का जब फाइंड हो जाएगा तो 1 डे के जो रिजल्ट आएगा वो उसमें 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। लिखेंगे टाइपिस्ट टाइप द पेज इन 5 डेज इक्वल टू 70। टाइपिस्ट देखो यूनिटरी मेथड से जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम वन क्वांटिटी करते हैं। यूनिट क्वांटिटी जब पहले फाइंड करेंगे तो टोटल क्वांटिटी कितना पूछेगा उतना से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देख लो, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इफ द कास्ट ऑफ 12 नोट्स बुक इज 120, इफ द कास्ट ऑफ 12 नोट्स बुक इज 120, क्वेश्चन से है if the cost of 12 notebook is 120. If the
if cost of 12 notebook is 120, how many notebook can be bought for Rs 570? यानी 12 नोटबुक का जो कास्ट है 120 है ना, लिखेंगे द कास्ट ऑफ 12 नोटबुक इज क्वेश्चंस the cost of 12 notebook is equal to 120. Then लिखेंगे the cost of one notebook. कितने नोटबुक को फाइंड करना है? मुझे one notebook equal to क्या करेंगे? डिवाइड कर देना 125 10. ठीक है? एक नोटबुक का कितना हो जाएगा? 10 रुपीस. कितना हो जाएगा? 10 रुपीस. Then the cost of how many notebooks? ठीक है? ये तो 10 रुपीस ये क्या हो गया ना? अब देखो क्वेश्चन का दोबारा है. How many notebook can be bought in 570 rupees? यानी 570 रुपीस में कितने नोटबुक खरीदे जा सकते हैं? तो एक नोटबुक का वैल्यू कितना है? 10 है. ठीक है? तो the number of notebook can be bought in the number of notebook bought for 570 rupees equal to 570 divided by 10 is equal to 57 ठीक है? इन्हें देखो यूनिटरी मेथड में बताया है कि यूनिट क्वांटिटी का वैल्यू फाइंड करते हैं और यदि यूनिट क्वांटिटी का हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो वहां से कास्ट भी फाइंड कर सकते हैं, नंबर भी फाइंड कर सकते हैं, यानी जो चाहे वो इजीली हम लोग फाइंड कर सकते हैं. अब इसी में सबसे पहले 12 नोटबुक का वैल्यू दिया है तो हम 1 नोटबुक का वैल्यू फाइंड किए हैं. 1 नोटबुक का वैल्यू फाइंड करने के बाद इसको क्या किया है?